नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 11 की हिंदी पुस्तक के गद्य भाग की सीरीज में एक और नए पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं, जिसका नाम है अप्पू के साथ 2.5 साल। इसके रचयिता है सत्यजीत राय। जन्म सन 1921, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। प्रमुख फिल्में: अपराजिता, अप्पू का संसार, जलसाधर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गायन, बाका बायन, पथेर पांचाली बांग्ला, शतरंज के खिलाड़ी, सदगति हिंदी। प्रमुख रचनाएं: प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी आदि। प्रमुख सम्मान: फ्रांस का लेजन डी ऑनर, पूरे जीवन की उपलब्धियों पर ऑस्कर और भारत रत्न सहित फिल्म जगत का हर महत्वपूर्ण सम्मान। मृत्यु सन 1992। भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाई प्रदान करने वाले फिल्मकारों में सत्यजीत राय अगली कतार में हैं। इनके निर्देशन में पहली फीचर फिल्म पथेर पांचाली बांग्ला 1955 में प्रदर्शित हुई। उसने राय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला भारतीय निर्देशक बना दिया। इनकी फीचर फिल्मों की कुल संख्या 30 के लगभग है। इन फिल्मों के जरिए इन्होंने फिल्म विधा को समृद्ध ही नहीं किया, बल्कि इस माध्यम के बारे में निर्देशकों और आलोचकों के बीच एक समझ विकसित करने में भी अपना योगदान दिया। ध्यान देने की बात यह है कि इनकी ज़्यादातर फिल्में साहित्यिक कृतियों पर आधारित हैं। इनके पसंदीदा साहित्यकारों में बांग्ला के विभूति भूषण बंदोपाध्याय से लेकर हिंदी के प्रेमचंद तक शामिल है। फिल्मों के पटकथा लेखन, संगीत संयोजन एवं निर्देशन के अलावा राय ने बांग्ला में बच्चों एवं किशोरों के लिए लेखन का काम भी बहुत ही संजीदगी के साथ किया है। इनकी लिखी कहानियों में जासूसी रोमांच के साथ साथ पेड़ पौधे तथा पशु पक्षी का सहज संसार भी है। अप्पू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण पथेर पांचाली फिल्म के अनुभव से संबंधित है, जिसका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में दर्ज है। इससे फिल्म के सृजन एवं उसके व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का पता चलता है। यही नहीं, जो फिल्मी दुनिया हमें अपने ग्लैमर से चुंधियाती हुई जान पड़ती है, उसका एक ऐसा सच हमारे सामने आता है जिसमें साधनहीनता के बीच अपनी कला दृष्टि को साकार करने का संघर्ष भी है। इस पाठ का भाषांतर बांग्ला मूल से विलास गीते ने किया है। किसी फिल्मकार के लिए उसकी पहली फिल्म एक अबूझ पहेली होती है, बनने या न बन पाने की अमूर्त शंकाओं से घिरी। फिल्म पूरी होती है तो फिल्मकार जन्म लेता है। अपनी पहली फिल्म की रचना के दौरान हर फिल्मकार का अनुभव संसार इतना रोमांचकारी होता है कि वह उसके जीवन में बचपन की स्मृतियों की तरह हमेशा जीवंत बना रहता है। इस अनुभव संसार में दाखिल होना उस बेहतरीन फिल्म से गुजरने से कम नहीं है। पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला था। इस 2.5 साल के कालखंड में हर रोज तो शूटिंग होती नहीं थी। मैं तब एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था। नौकरी के काम से जब फुर्सत मिलती थी तब शूटिंग करता था। मेरे पास उस समय पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। पैसे खत्म होने के बाद फिर से पैसे जमा होने तक शूटिंग स्थगित कर रखनी पड़ती थी। शूटिंग का आरंभ करने से पहले फिल्म में काम करने के लिए कलाकार इकट्ठा करने का एक बड़ा आयोजन हुआ। विशेषकर अप्पू की भूमिका निभाने के लिए 6 साल का लड़का मिल ही नहीं रहा था। आखिर मैंने अखबार में उस संदर्भ में एक इश्तहार दिया। रास बिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में मैंने एक कमरा भाड़े पर लिया था। वहाँ पर बच्चे इंटरव्यू के लिए आते थे। बहुत से लड़के आए, लेकिन अप्पू की भूमिका के लिए मुझे जिस तरह का लड़का चाहिए था वैसा एक भी नहीं था। एक दिन एक लड़का आया। उसकी गर्दन पर लगा पाउडर देखकर मुझे शक हुआ। नाम पूछने पर नाजुक आवाज में वह बोला, टिया। उसके साथ आए उसके पिताजी से मैंने पूछा, क्या अभी अभी इसके बाल कटवा कर यहाँ ले आए हैं? वे सज्जन पकड़े गए। सच छिपा नहीं सके, बोले, असल में यह मेरी बेटी है। अप्पू की भूमिका मिलने की आशा से इसके बाल कटवा कर आपके यहाँ ले आया हूँ।
विज्ञापन देकर भी अप्पू की भूमिका के लिए सही तरह का लड़का न मिलने के कारण मैं तो बेहाल हो गया। आखिर एक दिन मेरी पत्नी छत से नीचे आकर मुझसे बोली, पास वाले मकान की छत पर एक लड़का देखा, जरा उसे बुलाइए तो। आखिर हमारे पड़ोस के घर में रहने वाला लड़का सुबीर बनर्जी ही पथेर पांचाली में अप्पू बना। फिल्म का काम आगे भी 2.5 साल चलने वाला है। इस बात का अंदाजा मुझे पहले नहीं था, इसलिए जैसे जैसे दिन बीतने लगे वैसे वैसे मुझे डर लगने लगा। अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे अगर ज़्यादा बड़े हो गए तो फिल्म में वह दिखाई देगा, लेकिन मेरी खुशकिस्मती से उस उम्र में बच्चे जितने बढ़ते हैं उतने अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे नहीं बढ़े। इंदिरा ठाकरून की भूमिका निभाने वाली 80 साल उम्र की चुन्नी बाला देवी 2.5 साल तक काम कर सकी, यह भी मेरे सौभाग्य की बात थी। शूटिंग की शुरुआत में ही एक गड़बड़ हो गई। अप्पू और दुर्गा को लेकर हम कलकत्ता से 70 मील पर पालसीट नाम के एक गांव गए। वहां रेल लाइन के पास काश फूलों से भरा एक मैदान था। अप्पू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। इस सीन की शूटिंग में हमें करनी थी। यह सीन बहुत ही बड़ा था। एक दिन में उसकी शूटिंग पूरी होना नामुमकिन था। कम से कम 2 दिन लग सकते थे। पहले दिन जगदात्री पूजा का त्यौहार था। दुर्गा के पीछे पीछे दौड़ते हुए अप्पू काश फूलों के वन में पहुंचता है। सुबह शूटिंग शुरू करके शाम तक हमने सीन का आधा भाग चित्रित किया। निर्देशक, छायाकार, छोटे अभिनेता अभिनेत्री, हम सभी इस क्षेत्र में नवागत होने के कारण थोड़े बोराए हुए ही थे। बाकी का सीन बाद में चित्रित करने का निर्णय लेकर हम घर पहुंचे। 7 दिन बाद शूटिंग के लिए उस जगह गए तो वह जगह हम पहचान ही नहीं पाए। लगा ये कहाँ आ गए हैं हम, कहाँ गए वे सारे काशफूल। बीच के 7 दिनों में जानवरों ने वे सारे काशफूल खा डाले थे। अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता, उसमें से कंटिन्यूटी नदारद हो जाती। उस सीन की बाकी अंश की शूटिंग हमने उसके अगले साल शरद ऋतु में, जब फिर से वह मैदान काशफूलों से भर गया, तब की। उसी समय रेलगाड़ी के भी शॉट्स लिए, लेकिन रेलगाड़ी के इतने शॉट्स थे कि एक रेलगाड़ी से काम नहीं चला। एक के बाद एक 3 रेलगाड़ियों को हमने शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया। सुबह से लेकर दोपहर तक कितनी रेलगाड़ियां उस लाइन पर से जाती है, यह पहले ही टाइम टेबल देखकर जान लिया था। हर एक ट्रेन एक ही दिशा से आने वाली थी। जिस स्टेशन से वे रेलगाड़ियां आने वाली थी, उस स्टेशन पर हमारी टीम के अनिल बाबू थे। रेलगाड़ी स्टेशन से निकलते समय अनिल बाबू भी इंजन ड्राइवर की कैबिन में चढ़ते थे, क्योंकि रेलगाड़ी के शूटिंग की जगह के पास आते ही बॉयलर में कोयला डालना जरूरी था ताकि काला धुआं निकले। सफ़ेद काशफूलों की पृष्ठभूमि पर अगर काला धुआं नहीं आया तो दृश्य कैसे अच्छा लगेगा। पथेर पांचाली फिल्म में जब यह सीन दिखाई देता है तब दर्शक पहचान नहीं पाते कि उस सीन में हमने 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया है। आज के डीजल और बिजली पर चलने वाले इंजनों के युग में वह दृश्य उस प्रकार से हम चित्रित न कर पाते। आर्थिक अभाव के कारण बहुत दिनों तक हमने अलग अलग समस्याओं से जूझना पड़ा। एक उदाहरण देता हूँ। मूल उपन्यास में अप्पू और दुर्गा के भूलो नामक पालतू कुत्ते का उल्लेख है। गांव से ही हमने एक कुत्ता प्राप्त किया और वह भी हमसे ठीक बर्ताव करने लगा। फिल्म में एक दृश्य ऐसा है, अप्पू की माँ सर्वजया अप्पू को भात खिला रही है। भूलो कुत्ता दरवाजे के सामने आंगन में बैठकर अप्पू का भात खाना देख रहा है। अप्पू के हाथ में छोटे तीर कमान है। खाने में उसका पूरा ध्यान नहीं है, वह माँ की ओर पीट करके बैठा हुआ है। वह तीर कमान खेलने के लिए उतावला है। अप्पू खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ता है। उसके बाद खाना छोड़कर तीर वापस लाने के लिए जाता है। सर्वजया बाएं हाथ में वह थाली और दाहिने हाथ में निवाला लेकर बच्चे के पीछे दौड़ती है, लेकिन बच्चे के भाव देखकर जान जाती है कि वह अब कुछ नहीं खाएगा।
भूलो कुत्ता भी खड़ा हो जाता है। उसका ध्यान सर्वजया के हाथ में जो भात की थाली है उसकी ओर है। इसके बाद वाले शॉट में हमें ऐसा दिखाना था कि सर्वजया थाली में बचा भात एक गमले में डाल देती है और भूलो वह भात खाता है। लेकिन यह शॉट हम उस दिन नहीं ले सके क्योंकि सूरज की रोशनी खत्म हुई और उसी के साथ हमारे पास जो पैसे थे वे भी खत्म हुए। 6 महीने बाद फिर से पैसे इकट्ठा होने पर हम फिर बेढोल गांव में उस सीन का बाकी अंश चित्रित करने के लिए गई। लेकिन वहां जाने पर समाचार मिला कि भूलो कुत्ता अब इस दुनिया में नहीं है। अब क्या होगा? खबर मिली कि भूलो जैसा दिखने वाला एक और कुत्ता गांव में है। कुछ लाओ पकड़ के उस कुत्ते को। सचमुच यह कुत्ता भूलो जैसा ही दिखता था। वह भूलो से बहुत ही मिलता जुलता था। उसके शरीर का रंग तो भूलो जैसा बादामी था ही, उसकी दुम का छोर भी भूलो के दुम की छोर जैसा ही सफ़ेद था। आखिर यह फेंका हुआ भात उसने खाया और हमारे उस दृश्य की शूटिंग पूरी हुई। फिल्म देखते समय यह बात किसी के भी ध्यान में नहीं आती कि एक ही सीन में हमने भूलो की भूमिका में 2 अलग-अलग कुत्तों से काम लिया है। और सिर्फ कुत्ते के संदर्भ में ही नहीं, आदमी के संदर्भ से भी ऐसी समस्या से पथेर पांचाली की शूटिंग के दौरान उलझना पड़ा था। श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए अपू और दुर्गा के पास पैसे नहीं हैं। वे तो मिठाई खरीद नहीं सकते, इसलिए अपू और दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर के पास जाते हैं। मुखर्जी अमीर आदमी है, वे तो मिठाई जरूर खरीदेंगे और उनका मिठाई खरीदना देखने में ही अपू और दुर्गा की खुशी है। इस दृश्य का कुछ अंश चित्रित होने के बाद हमारी शूटिंग कुछ महीनों के लिए स्थगित हो गई। पैसे हाथ आने पर फिर जब हम उस गांव में शूटिंग करने के लिए गए, तब खबर मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका जो सज्जन कर रहे थे उनका देहांत हो गया है। अब पहले वाले श्रीनिवास का मिलता जुलता दूसरा आदमी कहाँ से मिलेगा? आखिरकार श्रीनिवास की भूमिका के लिए हमें जो सज्जन मिले उनका चेहरा पहले वाले श्रीनिवास से मिलता जुलता नहीं था, लेकिन शरीर से वे पहले श्रीनिवास जैसे ही थे। उन्हीं पर हमने दृश्य का बाकी अंश चित्रित किया। फिल्म में दिखाई देता है कि 1 नंबर श्रीनिवास बांसबंद से बाहर आता है और अगले शॉट में 2 नंबर श्रीनिवास कमरे की ओर पीठ करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर आ जाता है। पथेर पांचाली फिल्म अनेक लोगों ने एक से अधिक बार देखी है, लेकिन श्रीनिवास के मामले में यह बात किसी के ध्यान में आई है ऐसा मैंने नहीं सुना। इन श्रीनिवास के सीन में ही एक शॉट के वक्त हम बिल्कुल तंग आ गए थे और वह भी उस भूलो कुत्तों की वजह से। छोटे से पुकुर के पार मिठाई वाला खड़ा है और इस पार अपने घर के पास अपू दुर्गा मिठाई वाले की ओर ललचाई नज़र से देख रहे हैं। क्यों मिठाई खरीदेंगे? मिठाई वाले के इस जवाब का वे ना में जवाब देते हैं। तब मिठाई वाला मुखर्जी के घर की ओर जाने लगता है। दुर्गा अपू से कहती है, चल हम भी जाएंगे। भाई बहन दौड़ने लगते हैं और उसी समय पीछे झुरमुट में बैठा भूलो कुत्ता भी छलांग लगाकर उनके साथ दौड़ने लगता है। हमें ऐसा सीन लेना था, लेकिन मुश्किल यह है कि यह कुत्ता कोई हॉलीवुड का सिखाया हुआ नहीं था, इसलिए यह बताना मुश्किल ही था कि वह अपू दुर्गा के साथ भागता जाएगा या नहीं। कुत्ते के मालिक से हमने कहा था, अपू दुर्गा जब भागने लगते हैं तब तुम अपने कुत्ते को उन दोनों के पीछे भागने के लिए कहना। लेकिन शूटिंग के वक्त दिखाई दिया कि वह कुत्ता मालिक की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। इधर हमारा कैमरा चालू ही था। कीमती फिल्म जाया हो रही थी और मुझे बार बार चिल्लाना पड़ रहा था, काट काट। अब यहाँ धीरज रखने के सिवा दूसरा उपाय नहीं था। अगर कुत्ता बच्चों के पीछे दौड़ा तो ही वह उनका पालतू कुत्ता लग सकता था। आखिर मैंने दुर्गा से अपने हाथ में थोड़ी मिठाई छिपाने के लिए कहा और वह कुत्ते को दिखाकर दौड़ाने को कहा। इस बार कुत्ता उनके पीछे भागा और हमें हमारी इच्छा के अनुसार शॉट मिला। पैसों की कमी के कारण ही बारिश का दृश्य चित्रित करने में बहुत मुश्किल आई थी। बरसात के दिन आए और गए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, इस कारण शूटिंग बंद थी। आखिर जब हाथ में पैसे आए तब अक्टूबर का महीना शुरू हुआ।
शरद ऋतु में निर्भर आकाश के दिनों में भी शायद बरसात होगी। इस आशा में मैं अप्पू और दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे, कैमरा और तकनीशियन को साथ लेकर हर रोज देहात में जाकर बैठा रहता था। आकाश में एक भी काला बादल दिखाई दिया तो मुझे लगता था कि बरसात होगी। मैं इच्छा करता वह बादल बहुत बड़ा हो जाए और बरसने लगे। आखिर एक दिन हुआ भी ऐसा ही। शरद ऋतु में भी आसमान में बादल छा गए और धुआंधार बारिश शुरू हुई। उसी बारिश में भीगकर दुर्गा भागती हुई आई और उसने पेड़ के नीचे भाई के पास आसरा लिया। भाई बहन एक दूसरे से चिपक कर बैठे। दुर्गा कहने लगी, नेबुर पाता कर्मचा, हे वृष्टि घरे जा। बरसात ठंड। अप्पू का बदन खुला प्लास्टिक के कपड़े से ढके कैमरे को आंख लगाकर देखा तो वह ठंड लगने के कारण सिहर रहा था। शॉट पूरा होने के बाद दूध में थोड़ी ब्रांडी मिलाकर दी और भाई बहन का शरीर गर्म किया। जिन्होंने पथेर पांचाली फिल्म देखी है वे जानते ही हैं कि वह शॉट बहुत अच्छा चित्रित हुआ है। शूटिंग की दृष्टि से गोपालग्राम की तुलना में बोडाल गांव हमें अधिक उपयुक्त लगा। अप्पू दुर्गा का घर, अप्पू का स्कूल, गांव के मैदान, खेत, पुकुर, आम के पेड़, बांस की झुरमुट से सभी बातें बोडाल गांव में और आसपास हमें मिली। अब उस गांव में बिजली आ गई है, पक्के घर, पक्के रास्ते बने हैं। उस जमाने में वे नहीं थे। उस गांव में हमें बहुत बार जाना पड़ा, बहुत बार रहना भी पड़ा, इसलिए वहां के लोगों से भी हमारा परिचय हुआ। उन लोगों में एक बहुत अद्भुत सज्जन थे। उन्हें हम सुबोधदा कहकर पुकारते थे। वे 60-65 साल के थे। उनका माथा गंजा था। वे अकेले ही एक झोपड़े में रहते और दरवाजे पर बैठकर खुद ही से कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते थे। हम उस गांव में एक फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं, यह जानकर वे गुस्सा हो गए। हमें देखने पर वे चिल्लाते, फिल्म वाले आए हैं, मारो उनको लाठियों से। पूछताछ करने पर लोगों ने बताया कि वे मानसिक रूप से बीमार थे। बाद में सुबोधदा से हमारा अच्छा परिचय हुआ। वे हमें पास बुलाकर दरवाजे में बैठकर वायलिन पर लोकगीतों की धुनें बजाकर सुनाते थे। बीच बीच में हमारे कानों में फुसफुसाते, वो साइकिल पे जा रहा आदमी देख रहे हो ना, वह कौन है जानते हो? वह है रूजवेल्ट। पक्का पाजी उनके मत से दूसरा, एक था चर्चिल, एक था हिटलर, तो एक था अब्दुल गफ्फार खान। सभी उनके मतानुसार पाजी थे, उनके दुश्मन थे। हम जिस घर में शूटिंग करते थे उसके पड़ोस में एक धोबी रहता था। उसके कारण हमें बहुत परेशानी होती थी। वह भी थोड़ा सा पागल था और कभी भाई और बहनों कहकर किसी राज के मुद्दे पर लंबा भाषण शुरू करता था। फुर्सत के समय में उसके भाषण पर हमें कुछ आपत्ति नहीं थी, लेकिन अगर शूटिंग के समय वह भाषण शुरू करता तो हमारे साउंड का काम प्रभावित हो सकता था। उस धोबी के रिश्तेदारों ने अगर हमारी मदद न की होती तो वह धोबी सचमुच ही एक सिरदर्द बन जाता। जिस घर में हम पथेर पांचाली की शूटिंग करते थे वह घर हमें एकदम ध्वस्त अवस्था में मिला था। उसके मालिक कलकत्ता में रहते थे। उनसे हमने वह घर शूटिंग के लिए भाड़े पर लिया था। उस घर की मरम्मत करके उसे शूटिंग के लिए ठीक ठाक करवाने में हमें लगभग 1 महीना लगा। उस घर के एक हिस्से में एक के पास एक ऐसे कुछ कमरे थे, वे हमने फिल्म में नहीं दिखाए। उन कमरों में हम अपना सामान रखा करते थे। एक कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन लेकर हमारे साउंड रिकॉर्डर सट भूपेन बाबू बैठा करते थे। हम शूटिंग के समय उन्हें देख नहीं सकते थे, फिर भी उनकी आवाज़ सुन सकते थे। हर शॉट के बाद हम उनसे पूछते, साउंड ठीक है ना? भूपेन बाबू इस पर हाँ या ना जवाब देते। एक दिन शॉट के बाद मैंने साउंड के बारे में उनसे सवाल किया, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं आया। फिर एक बार पूछा, भूपेन बाबू साउंड ठीक है ना? इस पर भी जवाब न आने पर मैं उनके कमरे में गया तो देखा कि एक बड़ा सा सांप उस कमरे की खिड़की से नीचे उतर रहा था। वह सांप देखकर भूपेन बाबू सहम गए और उनकी बोलती बंद हो गई थी। वह सांप हमने वहां आने पर कुछ ही दिनों के बाद देखा था।
उसे मार डालने की इच्छा होने पर भी स्थानीय लोगों के मना करने के कारण हम उसे मार नहीं सके। वह वास्तुश्रप था और बहुत दिनों से वहाँ रह रहा था।